घोसी में उपचुनाव हुआ है और जहां पर ऐसी स्थिति लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार भी सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास धार्मिक और भावनात्मक नारों के अलावा कुछ नहीं है। ये प्रत्याशी महोदय हैं, वो हर बार अपना पाला बदल लेते हैं, अपना चुनाव क्षेत्र भी बदल लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तियों पर चुनाव हो और विपक्ष चाहता है कि मुद्दों पर चुनाव हो। लेकिन वो एक वोट से जो हारे थे, उसमें मायावती जी की बड़ी भूमिका थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव 2024 में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और तमाम दल जो हैं वो इसकी तैयारियों में भी जुट गए हैं। ऐसे में बात करेंगे यूपी की, क्योंकि कहते हैं कि यूपी के बिना जो है वो दिल्ली की कुर्सी का रास्ता तय करना थोड़ा मुश्किल है। तो मेरे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी, पहले तो आपका एबीपी गंगा पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत पंकज जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ, पंकज जी, मेरा पहला सवाल आपसे लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी इस वक्त मौजूदा स्थिति में कितनी मजबूत है यूपी में 2024 के चुनाव को लेकर? देखिए, यूपी में नो डाउट अगर आप सीटों की संख्या देंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। लेकिन अभी घोसी में उपचुनाव हुआ है और जहां पर ऐसी स्थिति लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी वो सीट हार भी सकती है। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे रिपोर्ट आई है, उसमें पूरा विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है वहां पर, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन कांग्रेस हो या अन्य दल भी उसका समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद ऐसा लगता है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है या जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, वो चुनाव जीत जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि विपक्ष अगर एकजुट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें आएंगी। और मायावती जी ने पिछली बार मिलकर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी से। जाहिर है उनको समाजवादी पार्टी से ज्यादा फायदा हुआ था, उन्होंने 10 सीटें जीते थी, जबकि समाजवादी पार्टी जहां तक 5 पे ही रह गई थी। इस बार वो अभी तक अकेले लड़ने की बात कर रही हैं और ये भी सुगबुगाहट है कि शायद चुनाव के पहले वो भी गठबंधन में शामिल हों। अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो अकेले अगर लड़ेंगी भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है वो दो ध्रुवीय होगा, जैसे कि विधानसभा चुनाव हुआ। और अब चूंकि कांग्रेस भी साथ है और राष्ट्रीय एक स्थिति बनने जा रही है, राष्ट्रीय प्रश्नों पर चुनाव होगा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत तो जरूर है और शायद सीट भी उसकी ज्यादा है, लेकिन विपक्ष भी पहले से बहुत बेहतर करेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछला उसका रिकॉर्ड है 2019 के चुनाव का, उसको वो दोहरा पाएगी। जी। पंकज जी, बीजेपी ने ये नारा दिया है कि वो 80 की 80 सीटों का उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि 2024 के चुनाव में जीतनी है। अभी एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस भी बन चुका है। तो आप, अगर मैं यूपी की स्थिति की अगर बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मजबूती से बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार है इंडिया अलायंस? मैंने अभी आपको बताया कि घोसी उपचुनाव में उसका एक टेस्ट था और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां सभी दल, जो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, और चाहे जो अपना दल का कृष्णा पटेल वाला फ्रैक्शन हो, ये सारे लोगों ने वहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जमकर प्रचार किया और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां की लड़ाई बहुत ज्यादा कांटे की हो गई। आमतौर पर उपचुनाव सत्ता पक्ष जीतता रहा है, जिसकी भी सरकार रही हो, ये कॉमन बात मानी जाती है। लेकिन वहां का जिस तरह से चुनावी समीकरण बैठे हैं, वहां रिजल्ट उलट भी सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को आसानी से मुकाबला कर सकता है। पंकज जी, घोषी उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो अभी आपने कहा कि हो सकता है कि बीजेपी ये सीट जो है वो हार जाए। तो ऐसे क्या फैक्टर्स रहे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कि किन फैक्टर्स पे बीजेपी पीछे रह गई थोड़ा? देखिए, एक तो बात बहुत सही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास धार्मिक और भावनात्मक नारों के अलावा कुछ नहीं है। उसने पिछले चुनाव में जो 22 का हुआ विधानसभा, उसमें ये कहा था कि हम चुनाव जीते तो जो बिजली का बिल है किसानों का वो माफ कर देंगे। आप पता कर लीजिए, उस पर कोई चर्चा तक नहीं होती। जिस तरह से उन्होंने आवारा मवेशियों की बात कही थी, उस पे नियंत्रण पाने के लिए आज गांव-गांव किसान परेशान हैं। बिजली की समस्या है, खाद की समस्या है, डीजल का जो रेट है जिसने किसानों को की लागत दोगुनी से ज्यादा कर दी है, जबकि इनका दावा था कि वो किसानों की आय दोगुनी कर देंगे।
युवा बेरोजगारी की इंतहा से परेशान है, महंगाई चरम पर है। तो जो भी समस्याएं हैं, रसोई गैस का सिलेंडर आप जानते हैं कि कम करने की बात हो रही, तब भी वो इतना ज्यादा है कि उज्ज्वला गैस वाले तो उसको दोबारा नहीं भरवा सकते। तो अगर हम लोगों की ज़ाती ज़िंदगी की स्थिति को देखें तो उसमें कोई कमी सहूलत में कोई उन्हें लोगों को आराम नहीं मिला है, तकलीफ़ें बढ़ी हैं। अब ऐसे में भावनात्मक मुद्दे उठाकर, धर्म का मुद्दा उठाकर, मंदिर का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और जिस तरह से जाति जनगणना के प्रश्न पर लोग एकजुट हो रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी के प्रश्न पर एकजुट हो रहे हैं, तमाम सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं, उसका असर हमको घोसी उपचुनाव में भी दिखाई पड़ा और जिसका नतीजा यह है कि वहां पर बेहद कांटे की टक्कर हो गई। दूसरी बात, जो इनके प्रत्याशी महोदय हैं, वो हर बार अपना पाला बदल लेते हैं, अपना चुनाव क्षेत्र भी बदल लेते हैं। 2017 में कहीं और से लड़े थे, 2000 मधुबन एक जगह वहां से लड़े, 2022 में यहाँ पर आए लड़ने, तो समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट दिया और जीत भी गए। अब वो 1.5 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने पार्टी बदल ली और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो उनका बिहेवियर है, उनकी जो साख है इनके प्रत्याशी की, भारतीय जनता पार्टी की, वो बहुत नीचे चली गई है। और अगर उनके सजातीय समूह को छोड़ दें तो वहां पर बड़े तादाद में लोग इनको हराने पर आमादा हैं और इसीलिए आपने देखा होगा, ऐसी तमाम खबरें आई हैं कि वहां पर लोगों को वोट देने से रोकने की बहुत कोशिशें हुई। खास तौर पर माइनॉरिटीज के कई इलाकों में पुलिस वालों ने उनका आधार कार्ड तक रखवा लिया और कहा कि आपका तो फर्जी है। यानी वोटिंग के दिन वोटिंग ज्यादा ना हो, इसकी पूरी प्रशासनिक मशीनरी ने कोशिश की, जिसका नतीजा है कि वोट प्रतिशत बहुत कम है। मेरा ख्याल है 50% के आसपास ही वोट पड़ा है, जो एक गंभीर बात है। मतलब कि दारा सिंह को टिकट देना बीजेपी के लिए थोड़ा गड़बड़ मामला हो गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस समय भारतीय जनता पार्टी का एक ही तरीका है, वो कहने को चाहे जो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की बात करें, उन्होंने छोटी-छोटी जातियों और उनके नेताओं को पकड़ कर, खरीद कर, लालच देकर, किसी भी तरह अपने पाले में करने का उनका एक अभियान है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर जो कुछ दिन पहले गाना गाते थे, चल सन्यासी मंदिर में, और बीजेपी का तो मतलब बाजा बजा देंगे जैसे बयान देते थे, वो इस समय इनकी पार्टी में है, इनके साथ है, मतलब इनके गठबंधन में है। वैसे ही चौहान को भी लाया गया। चौहान को लाने का यही एक कारण था कि उन्हें लगता है कि जो चौहान जाति है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उसकी ठीक ठाक संख्या है, उसका उन्हें वोट मिले। तो ये उत्तर प्रदेश को जातियों के गणतंत्र में बदलने की कोशिश है। ये लोकतंत्र वगैरह पे इनकी कोई आस्था नहीं है। जातियों का एक बड़ा जमाव और समूह इकट्ठा करके ये सीट पाना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। पंकज जी, घोषी उपचुनाव जब हो रहा था तो दो नाम जो सपा से बीजेपी में आए, एक तो दारा सिंह जी, दूसरा ओम प्रकाश राजभर जी। कहा जा रहा था कि इस चुनाव पे ही निर्भर करता है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो, ग्राउंड पर कई चीजें देखने को भी मिली है कि बीजेपी के हाथ से ये सीट जाती दिख रही है। तो क्या लगता है कि आगे चल के दारा सिंह और राजभर का क्या होगा? देखिए, दारा सिंह और राजभर, ये सारे लोग इस्तेमाल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने करीब वो लाए हैं कि आप इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, यही एक है तरीका। राजभर जो कि लगातार इनके खिलाफ क्या क्या नहीं बोलते रहे, अचानक कैसे प्रिय हो गए? सीधी सी बात है, इन्हें लगता है कि जातियों के कुछ नेताओं को अपने पाले में लाओ और वो जाति के नेता ये बताते हैं कि हम अपनी जाति का वोट आपकी ओर ट्रांसफर करा देंगे। इसके लिए किस तरह से पैसा और मंत्री पद वगैरह बांटा जाता है, संजय निषाद जो जो बोलते थे, यहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि राम तो अपने पिता की संतान ही नहीं थे और ये राम भक्त पार्टी उनको अपना मंत्री बनाए हुए है क्योंकि निषादों का वोट चाहिए। तो इनके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ नहीं है, इनके लिए न कोई विचार है, न कोई आचार है, न कोई धर्म है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये किसी भी तरह सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे लोगों का यह है कि वो अपने जो उनका समाज का वोट है, जिसको जाति के वो नायक बनते हैं, अगर वो उनके साथ खड़ा रहा तो उसका सौदा करेंगे और वो सौदा करते रहें, कभी इधर कभी उधर, तो उनका भविष्य तो इसी सौदेबाजी पर है। चलिए, ये तो हो गई इसकी बात, लेकिन बात हम गठबंधन की करेंगे, गठबंधन इंडिया की। अभी वोट शेयरिंग का मसला ना फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी के हाथ में वोट शेयरिंग की कमान रहेगी?
नैन्सी जी, पहले तो ये समझिए कि अभी बहुत जल्दी है। कोई भी गठबंधन इतने पहले सब कुछ क्लियर नहीं करता है। ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज़्यादा मज़बूत है और समाजवादी पार्टी एक बेहतर स्थिति में है, तो समाजवादी पार्टी का अपर हैंड ज़रूर रहेगा। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक बन रहा है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय प्रश्नों पर होता है। तो और जिस तरह से राहुल गांधी खास तौर पर उभर कर आए हैं राष्ट्रीय रंगमंच में, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को भी एक सम्मानजनक सीटें ज़रूर मिलेंगी और तभी इस गठबंधन का एक भविष्य बन पाएगा। राष्ट्रीय लोकदल भी है और कुछ और छोटी पार्टियां भी इसके साथ जुड़ सकती हैं। सीटों का बंटवारा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी पार्टियों को लग गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को नहीं रोका गया, तो जिस तरह से संविधान के परिवर्तन को लेकर और उस तरह-तरह की बातें हो रही हैं, उस वो आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक हो सकता है। तो सभी लोग सतर्क हैं और मुझे लगता है इसको रोकने का प्रयास करेंगे। पंकज जी, शीट शेयरिंग की बात मैं इसलिए बार-बार कर रही हूँ क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी ये आरोप लग रहे हैं कि मामला फँसेगा वहाँ। अभी जो एकजुटता दिखा रहे हैं तमाम दल, जब शीट शेयरिंग की बारी आएगी तो इनका असली चेहरे दिखेंगे। और क्योंकि कई नेताओं के बयान भी सामने आ चुके हैं, जैसे प्रधानमंत्री फेस की बात अगर करें, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि अखिलेश यादव को पीएम फेस बनाया जाए। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल जी का नाम लिया जा रहा है, उधर नीतीश, मायावती, मतलब तमाम सारे चेहरे जो हैं वो रेस में लगे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें आगे जाके पेच फंस सकता है? पहले तो ये जानिए कि विपक्ष के पास 28 दल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 38 दल हैं। तो 38 दलों का गठबंधन है और हर दल ये चाहता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले, एक स्वाभाविक बात है। तो अगर विपक्ष के बीच इस सीटों के शेयरिंग में समस्या होगी, तो ये समस्या उधर भी होगी। ऐसा तो है नहीं कि वहाँ लोग चाहेंगे केवल भारतीय जनता पार्टी लड़े और बाकी लोग ना लड़ें। तो ये तो हर जगह होगा और कोई भी गठबंधन इस प्रक्रिया से गुजरता है। रही बात चेहरे की प्रधानमंत्री पद की, तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है, इनकम्बेंट होता है, वही उसका चेहरा होता है, तो उनके यहाँ ये कोई प्रश्न उठने का सवाल ही नहीं है। सवाल इधर है, लेकिन जब भी विपक्ष चुनाव लड़ता है तो वो चेहरा दे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बल्कि आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी विपक्ष ने अपना चेहरा नहीं दिया। जब जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और सभी दलों ने विलय कर दिया था, उस समय भी कौन जानता था कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं? बिल्कुल नहीं है। जब 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और यूपीए गठबंधन बाद में बना, तो उसका कौन चेहरा होगा, कौन जानता था? मनमोहन तो सिंह जी इसकी उभर के आए। आप मतलब इस बतौर वरिष्ठ इसलिए पत्रकार हमारे प्रयास हमारे संविधान में दरअसल भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि व्यक्तियों पर चुनाव हो और विपक्ष चाहता है कि मुद्दों पर चुनाव हो। तो आप वो व्यक्ति आए ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये गठबंधन को तय करना है, पर मुझे नहीं लगता कि कोई आगे आके चुनाव में ये कहा जाएगा कि ये प्रधानमंत्री पद के हमारे कैंडिडेट है। ऐसा होने नहीं जा रहा है और ये भारत का संविधान भी इसकी अनिवार्यता नहीं करता है, क्योंकि संविधान कहता है कि आप सांसद चुनते हैं और वो सांसद फिर मिलकर अपना प्रधानमंत्री चुनते हैं। संसद के अंदर पार्टियां भी नहीं होती हैं, सभी सांसद होते हैं और सांसद पूरे हाउस का नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, जैसे अमेरिका में है कि बाइडेन करेंगे या ट्रंप करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। तो विपक्ष मुद्दों को लेकर सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी चेहरे को लेकर सामने आ रही है। जनता को तय करना है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण। पंकज जी, सवाल इसलिए क्योंकि अगर हम 2014 के इलेक्शन की बात करें और 2019 के इलेक्शन की भी बात करें, अगर हम सरकार पक्ष की बात करें, तो ये चीज़ें निकल के आई थी कि मोदी जी के नाम पे वोट बहुत ज़्यादा पड़ा। मतलब बतौर बीजेपी की जगह मोदी जी के नाम पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता कन्फ्यूज़ हो जाए कि इंडिया अलायंस का कोई चेहरा ही नहीं है और थोड़ा असमंजस की स्थिति जनता के लिए भी नैन्सी हो जी, जाए? अब नैन्सी जी, भारत की जनता को इतना आप मूर्ख न समझें। वो हमेशा उसने कभी भी इस बात का की परवाह नहीं की है। अगर वो सरकार से नाराज है, तो हुँ। सरकार को हराने के लिए वो विपक्ष के मुद्दों के साथ जाती है। कभी उसने नहीं कहा कि क्या चेहरों की लड़ाई है कि कौन ज्यादा खूबसूरत है उसको हम वोट देंगे। सरकार तो नीतियों से चलती है ना। अगर हमें पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, अगर हमें सिलेंडर गैस का 900 और 1100 रुपए में मिल रहा है, अगर हमारी एजुकेशन जो है बहुत महंगी होती जा रही है, अगर महंगाई चरम पर है, अगर बेरोजगारी
नहीं मिट रही है, तो प्रधानमंत्री चाहे आप विश्व सुंदरी को बना दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका क्या मतलब है? आपकी नीतियां, आपकी सरकार जनता को क्या दे रही है, ये महत्वपूर्ण है। तो ये अपने, जैसे इन्होंने कहा कि भाई 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो अब किसानों को तय करना है कि उनकी आय दोगुनी हुई या नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम जो है वो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो अब नौजवानों को तय करना है कि उन्हें रोजगार मिला है कि नहीं मिला है। इन्होंने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 2014 में, तो 2024 तक तो लोगों को ये देखना होगा कि महंगाई बढ़ी है कि घटी है। तो जो जो इन्होंने कहा था, हर लोकतंत्र में पार्टियों को अधिकार है कि अपने मुद्दे रखें। जनता उन मुद्दों पर यकीन करती है, और अगर वो मुद्दे जनता को लगता है कि नहीं, उस पर सरकार खरी नहीं उतरी, तो वो व्यक्तियों की परवाह नहीं करती, वो सरकार को हटा देती है। इंदिरा जी भी इस देश में चुनाव हारी हैं, ऐसा कौन सी बड़ी बात है? तो मतलब आप 24 का चुनाव अगर सीधे बोले तो 24 का चेहरे का चुनाव नहीं, मुद्दों मुद्दे पर का होगा, चुनाव होगा। मुद्दे का चुनाव होगा, और लोगों को मुद्दे पर ही चुनाव करना चाहिए। मैं मानता हूं कि एक छोटा सा तबका ऐसा हो सकता है जो मुद्दों को महत्व न दे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि उसका पेट भरा हुआ है, उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, उसको महंगाई की कोई चिंता नहीं है, उसको नौकरी की कोई चिंता नहीं है। जिनको इन चीजों की चिंता है, वो मुद्दों पर जरूर चुनाव देंगे। और अगर 80 करोड़ लोग इस देश के 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का हाल क्या है। अच्छा, मायावती जी की मैं बात करूँगी क्योंकि महागठबंधन का अभी वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये नुकसान पहुँचा सकता है गठबंधन को, मायावती जी का अकेले चुनाव लड़ना? देखिए, नुकसान तो तब पहुंचता है जब वो पहले से हो, वो तो गठबंधन में है नहीं। तो गठबंधन की अपनी ताकत बहुत स्पष्ट है कि उसमें कांग्रेस है, उसमें समाजवादी पार्टी है, उसमें आरएलडी है, उसमें अपना दल है, और एक दो और इस तरह के दल हो सकते हैं, वो हैं। मायावती जी अभी उसमें नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि मायावती जी या बहुजन समाज पार्टी अगर उस गठबंधन में आएगा तो गठबंधन मजबूत होगा। अदरवाइज मायावती जी को पूरा अधिकार है कि वो अपना स्वतंत्र ढंग से चुनाव लड़ें। बहुत लोगों का ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे और विपक्षी नेताओं पर जिस तरह का दबाव बनाती है, उसका ये नतीजा है। तो अब क्या है सच्चाई मैं नहीं जानता, लेकिन इतना सच है कि अगर मायावती जी भी गठबंधन का हिस्सा होती तो निश्चित रूप से इससे गठबंधन को फायदा होता। फ़ायदा पहुँचता। अच्छा, लेकिन कोशिश तो गठबंधन की तरफ से की गई है। जैसा हम लोगों को सुनने में मिला कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो लगातार संपर्क में रहे बीएसपी के। मायावती जी को वो इंडिया अलायंस में लेके आना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्या है कि मायावती जी को इम्प्रेस नहीं कर पाया, मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, कि वो उन संतुष्ट नहीं हुई और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का देखिए, फैसला किया। मायावती जी के बारे में कोई आप अंतिम फैसला अभी न करें। मैंने पहले भी कहा, अभी चुनाव 7-8 महीने दूर है, और आप सोचें कि इतना पहले वो अपने सारे पत्ते खोल देंगी, तो मैंने भी बहुत करीब से देखा है। जी। लखनऊ में मैं रहा हूँ और रिपोर्टिंग में रहा हूँ। आप ही का चैनल तब स्टार न्यूज़ हुआ करता था, मैं यूपी का ब्यूरो चीफ रहा हूँ। तो मैं जी। जानता हूँ, इतना आसान नहीं है कि वो अभी अपने सारे पत्ते खोल देंगी। आपको याद होगा कि जब 1 वोट से सरकार गिरी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो उसमें हुँ। मायावती जी ने पूरा भरोसा दिया था, लेकिन वो 1 वोट से जो हारे थे, उसमें मायावती जी की बड़ी भूमिका थी। और उन्होंने तब कहा था कि इन्होंने हमारी सरकार तोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, आज हमने उसका बदला ले लिया। तो वो भूलती नहीं है, और बड़ी जल्दी वो अपने सारे पत्ते खोल दें, ये ज़रूरी नहीं है। वो भी सारी परिस्थितियाँ देख रही हैं। अभी कल ही उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि संविधान को बदला जा रहा है, और संविधान और डॉक्टर अंबेडकर को लेकर बहुजन समाज पार्टी या मायावती जी कितनी संवेदनशील हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से संविधान पर हमला हो रहा है या बढ़ेगा इस सरकार का, मायावती जी के लिए उनके खिलाफ खड़ा होना उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा। मतलब आपको कहीं न कहीं ये विश्वास है कि चुनाव से पहले मायावती जी इंडिया अलायंस का हिस्सा हो सकती हैं। देखिए, विश्वास और शक्ति ये दोनों एक वाक्य में इस्तेमाल नहीं होते। मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा संभव है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, है ना? तो अभी विपक्ष का चेहरा बदलेगा, सत्ता पक्ष का भी चेहरा बदलेगा। संभव है कि सत्ता पक्ष से भी कुछ लोग, जो 38 पार्टियां हैं उसमें कुछ पार्टियां छोड़ दें। जैसे कि उत्तर पूर्व की कई पार्टियों ने इशारा कर दिया है कि वो इनके साथ नहीं है,
क्योंकि तो नॉर्थ क्या ईस्ट में इंडिया जनरल आग अलायंस लगी उनकी हुई है। टच में है? सवाल टच में होने की जरूरत नहीं है, टच में कोई हम आई स्पाई थोड़ी खेल रहे हैं, ये तो ओपन बात है ना। हुँ। अगर वहां पर मणिपुर में कल 30,000 लोगों ने कर्फ्यू, जो अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा है, उसको तोड़कर जुलूस निकाला और 40 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, तो वहां की पार्टियां देख रही हैं कि उत्तर पूर्व का क्या हाल इस सरकार ने बना दिया। जहां 20 वर्ष से शांति थी, वहां आग लग गई है। तो अगर वहां की पार्टियां शांति चाहती हैं तो फिर जैसे जो मेघालय में सरकार है, उन्होंने भी विरोध किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है, तो मुझे लगता है कि शक्ल बदलेगी। उसमें टच की जरूरत ही नहीं है कि वो हमारे टच में है, मतलब विपक्ष के टच में है या नहीं, वो उसको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वो रीअलाइनमेंट इलेक्शन के पहले बिल्कुल होंगे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, 2024 चुनाव की अगर बात करें तो क्या-क्या फैक्टर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं, देखने को मिल सकते हैं 24 के चुनाव में? मैंने भी बहुत से फैक्टर्स आपको गिनाए, जिसमें मैंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और सबसे किसानों की आय, ये सब ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं। शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, जिस तरीके से आवारा पशुओं का सवाल है, ये तमाम प्रश्न आएंगे। जाति जनगणना का प्रश्न आएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में वो कह रहा था, ये और जाति जनगणना तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आएगा और वहां पर भी आएगा। तो ये सारे प्रश्न आने वाले दिनों में अभी बहुत महत्वपूर्ण होंगे और 2024 इन्हीं मुद्दों के इर्द-गिर्द लड़ा जाएगा। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उसको मुद्दा बनाएँगे, वो धार्मिक चीज़ों को मुद्दा बनाएँगे, वो भावनात्मक चीज़ों को मुद्दा बनाएँगे। लेकिन अगर देश में सरकार लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए बनती है, तो फिर लोग भी सोचेंगे कि वो सरकार कैसी चुनें। राम मंदिर का जैसे आपने ज़िक्र किया तो मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर के लिए बोल रहे हैं कि वो 24 के चुनाव से पहले ही बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि राम मंदिर जो है वो बीजेपी को ज़्यादा वोट दिला सकता है? और क्योंकि वो हिंदुत्व का ही एंगल हमेशा से चलता चला आया है, राम मंदिर के नाम पर पहले भी बीजेपी को वोट मिले हैं। नहीं, वो जितना वोट दिला सकता था, उसने वोट दिला दिया, उससे ज़्यादा वोट नहीं दिला सकता। बल्कि मतलब अभी अगर मंदिर बन के तैयार भी हो जाएगा तो 24 के चुनाव का नहीं, नहीं, उससे कुछ मैं नहीं। मैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो वोट ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। जी। वो जो वोट है, वो मंदिर के नाम पर, बल्कि ये ज़रूर है कि मंदिर को लेकर जो एक भावनात्मक उबाल था, अब उसकी गुंजाइश नहीं है। वो बन गया, वो एक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का और भारतीय जनता पार्टी उसका श्रेय लेगी। विपक्ष कहेगा कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट में विवाद था, उसने फैसला किया कि मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने और विवाद ऐसे ही शांत होते हैं, इसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। जनता को भी बात ये समझ में आएगी कि विवाद उसमें आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? भगवान लेकिन तो एक सबके मुद्दा हैं, धर्म ज्ञान वापी का भी निकल के आ गया है सामने और उधर नहीं, मथुरा का निकल भी के नहीं मुद्दा। आ गया है, निकाला जा रहा है। वो सारे मुद्दे निकाले जा रहे हैं। इस देश में जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो केंद्र ने एक कानून बनाया था जिसे वर्शिप एक्ट कहते हैं। उसमें ये कहा गया था कि जो 15 अगस्त 1947 में जो स्थिति है वही स्थिति सब रहेगी, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। बहुत सी जगह ये आ गया कि अब जैसे बद्रीनाथ को कह दिया कि ये जो है बौद्धों का मंदिर है, तो फिर तो अंत ही नहीं हो जाएगा। हर जगह मंदिर मस्जिद तो खोद खोद के देखे जाएंगे, तो देश यही कर ले, फिर खुदाई ही कर ले, फिर भूल जाइए कि तरक्की होनी है नहीं होनी है देश को। तो ये लेकिन जनता को ज्ञान तय वापी और करना। मथुरा के मुद्दे को बहुत भुनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये 24 के चुनाव में जैसे फैक्टर्स की बात हुई, तो बीजेपी की तरफ से ये फैक्टर उठ के सामने आ सकता है और इसका फ़ायदा। जितना भारतीय जनता पार्टी इसको करेगी, देखिए एक वर्ग ऐसा है जो इस पे वोट देता है, ये हकीकत है, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बार बार उठाएगी। विपक्ष जी। कहेगा कि ये मुद्दे जो हैं वो अगर कहीं विवाद है तो उसका अदालत फैसला करेगी। जनता के मुद्दे ये हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इस तरह के है। अभी जनता को तय करना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को रहस्य नहीं है कि वो लाएगी, वो लाती है, यही उसका काम है। वो आज इतनी यहाँ तक पहुंची है 2 सीट से और 303 सीट तक, तो वो उसकी यात्रा इसी में है। वो मंदिर मस्जिद, भावनात्मक मुद्दे, हिंदू मुसलमान, कोई उनका नेता ऐसा नहीं होगा कि 2 मिनट बिना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान का नाम लिए भाषण दे सके किसी भी विषय पर। तो वो तो उनकी पहचान है, वो तो उसको नहीं छोड़ने वाले। अच्छा, योगी जी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तमाम मुद्दों पर उनको घेरते रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसे फैक्टर्स फैक्टर्स इसलिए बोलूँगी क्योंकि अखिलेश जैसे साँड़ समाचार सुनाते हो, आपने भी शायद देखा हो। इस मुद्दे पे उन्होंने अक्सर उनको घेरा है।
तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं यूपी की, अगर मैं बागडोर की बात करूँ, जो योगी जी के खिलाफ जा सकती हैं 24 के खिलाफ चुनाव में? देखिए, योगी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि 24 का चुनाव योगी जी तो लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पे माहौल बनेगा, एक तो जो डिमांड हो रही है जाति जनगणना की। जाति जी। जनगणना का प्रश्न इन चीज़ों से जुड़ा है कि भाई आप जानबूझकर आरक्षण को समाप्त कर रहे हैं। तमाम जगह जो आरक्षित पद हैं, वो भरे नहीं गए हैं या फिर उन्हें जनरल में कर दिया जाता है। और आपने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण दिया है, उसमें आपने 8 लाख रुपए कहा है कि 8 लाख रुपए जो कमाएगा वहां तक आरक्षण हो सकता है। यानी आपने क्रीमी लेयर का मसला यहां हटा दिया, जबकि दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर जो क्रीमी लेयर है वो बहुत कम है। तो इस तरह का जो मुद्दे हैं, ये इस देश के दलितों और पिछड़ों को खास तौर पर आकर्षित कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से नफरत का माहौल बनाया गया है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, तो हमें मान के चलना चाहिए कि अल्पसंख्यक ये कितनी भी कोशिश करें, इनको वोट नहीं देने वाले हैं। और ये इन्होंने इस नफरत के माहौल को अपनी ताकत बना रखा है। जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को बिना प्रॉपर प्रक्रिया के सजा दी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर एक फर्जी नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे बनेंगे। यहाँ तक कि जो गांव-गांव आवारा मवेशियों का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है, डीजल का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे बनेंगे और इस पर विपक्ष क्या पेश करता है इसका विकल्प, इस पर सबकी नजर रहेगी। पंकज जी, जब मैं अपने निकाय चुनाव की बात करूँगी, जब मैं यूपी का निकाय चुनाव के दौरान मैं कवरेज पे निकली थी, तो बुंदेलखंड बेल्ट में मैं गई थी, बांदा और चित्रकूट वगैरह, तो मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो बहुत सारे लोगों ने भविष्य प्रधानमंत्री का चेहरा जो है वो योगी जी के को देखा। आपको क्या लगता है कि योगी जी में वो क्षमता है कि भविष्य में वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? देखिए, सवाल बन सकते का नहीं है। बन तो कोई भी सकता है, जिसको इस देश के लोग चुन लेंगे वो बन जाएगा, जिसके पास सांसद ज्यादा होंगे। सवाल यह है कि जो उनकी राजनीति है वो भी विभाजनकारी राजनीति है। मोदी जी भी उसी राजनीति को करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी पहुंच सकते हैं, पर वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस समय जो देश की स्थिति है, अगर देश को तरक्की करना है तो आपको विभाजनकारी राजनीति से, धार्मिक विद्वेष की राजनीति से मुक्त होना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा है नहीं। दुर्भाग्य की बात है कि खुद माननीय योगी जी ये सब करते रहे हैं, इस तरह के बयान देते रहे हैं, और उन्हें ये बात साबित करनी चाहिए कि जो योगी होता है वो इन चीजों से ऊपर उठता है। योगी आदित्यनाथ जिस गोरख मठ के महंत हैं, उसमें गुरु गोरखनाथ की एक वाणी है। गुरु गोरखनाथ कहते हैं कि हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीज, और जोगी पूजे परम पद, न देहुरा न मसीज। यानी मंदिर मस्जिद से योगी को कोई लेना देना नहीं होता है। और हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी मंदिर मस्जिद के मसले पर लगातार पड़े रहते हैं। तो सवाल यह है कि जो राष्ट्रीय नेता है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर सबको ये एहसास कराना चाहिए कि वो सबका नेता है, सबको अपने साथ लेकर चलता है। अब लोग क्या कहते हैं, जाहिर है उनके समर्थक हैं जो चाहते हैं वो तुरंत प्रधानमंत्री बन जाएं। बिल्कुल ऐसा अगर चुन लेती है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चुने जाते हैं ज्यादा और वो चुन लेंगे, तो कौन रोक सकता है। सवाल यह है कि क्या वो इस संविधान के साथ हैं, इस देश के साथ हैं, या इसको तोड़ने पर आमादा है, ये प्रश्न है। अच्छा, फ्री राशन की बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने चुनाव की बात की, जब मैं फील्ड पे निकली थी तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से खुश थे कि उनको घर पे खाना मिल जा रहा है और परिवार का उनका पेट भर रहा है। तो क्या 24 के चुनाव में ये बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा? देखिए, ये सारी चीजें इसीलिए की जाती हैं कि फायदा पहुंचे। इसमें कोई अगर वो 5 किलो फ्री राशन दे रहे हैं तो ये कोई मतलब ऐसा तो नहीं कि वो नुकसान के लिए है, और लोगों को फायदा होता है, ये भी सही है। लेकिन सवाल है कि क्या आप जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दावा कर रहे हैं, क्या वो इस देश के 80 करोड़ लोगों को लाइन में खड़ा करके कि हम 5 किलो राशन आपको दे रहे हैं, ये क्या एक अच्छी छवि है? इसका एक ये भी तो अर्थ है कि इतने बड़ी तादाद में लोग अपने 2 जून की रोटी जुटा नहीं पा रहे हैं। जब वो राशन नहीं जुटा पा रहे हैं तो वो बच्चों को स्कूल क्या भेज पा रहे होंगे, उन्हें शिक्षा क्या दे पा रहे होंगे, वो बीमार हो जाते होंगे तो उनको दवाइयां कहाँ मिल पाती होंगी। तो ये तो इस बात का स्वीकार है, ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। जाहिर अच्छा, है जो ये इससे समर्थन मिलेगा, इससे वोट ये जो मिलेगा, फ्री की लेकिन राजनीति जो चल रही है, जैसे फ्री राशन की बात करें, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो बिजली पानी मुफ्त, तो ये कहीं न कहीं आपको क्या लगता है कि देश को
बर्बाद करने की दिशा में, क्योंकि मैं तो ये कहूंगी कि आलसी बना देंगे अगर आप ऐसी चीजें मुफ्त में देते रहोगे जनता नहीं, को तो। सवाल देखिए, कुछ चीजें हैं जिसमें हम ये बात नहीं कह सकते, जैसे पूरी दुनिया में जहाँ हम्म। कल्याणकारी राज्य हैं, आप पूरे यूरोप में ज्यादातर जगहों पे देख लीजिए, आप अस्पताल में पूरी तरह से इलाज मुफ्त होता है, हम्म। एजुकेशन मुफ्त होती है, वो कोई बात नहीं है। अगर आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आप सड़कों पर इतना टोल देते हैं कि लोग चल नहीं पा रहे हैं, अगर उसको हटाएं तो ये मुफ्त थोड़ी है। आप कुछ हम्म। बेसिक चीजों पर आप सरकार की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन अगर लोगों को आप रोजगार नहीं देंगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये आपकी हमारी जो हमारा जो सिस्टम है, ये उसका फेल्योर है कि लोग इस लायक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी चला सकें, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको मुफ्त मिले। कोई खुशी खुशी नहीं चाहता है, लेकिन वो अगर चाह रहा है, और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में अगर सत्ता का, सरकार का पैसा इसमें खर्च होता है तो हम गलत नहीं कह सकते हैं इसको। जैसे मुफ्त राशन की बात हो रही है, आप कह रहे हो कि इसका नो डाउट फायदा भी पहुंचेगा, फायदा पहुंचाने के लिए ही ये किया जा रहा है, तो इसका भी कोई काट इंडिया अलायंस ने देख रखा है कि कैसे इस चीज नहीं, को ये डील ये करेगा? ये अब कोई काट की बात ही नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो दे रहे हैं, ये कोई अपने घर से तो दे नहीं रहे हैं, हम्म। ये तो इस देश का किसान ही पैदा करता है। और दूसरा, यूपीए का बनाया हुआ कानून है, वो कानून है राइट टू फूड, तो आपको हम्म। देना ही पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते हैं। जब आपने देश को लॉकडाउन में डाल दिया तो आपको देना पड़ेगा। अब उसको आप बढ़ा रहे हैं ताकि आपको लगता है इससे आपको वोट मिल रहे हैं, तो बढ़ाइए, सभी पार्टियां यही करेंगी। अगर देश की मुख्य धारा की पार्टी ये बात करती है तो ये सभी पार्टियां करेंगी, सभी राज्यों में ये सब हो रहा है, तो इसमें नया क्या हो जाएगा। और जनता को ये पता है कि कोई भी पार्टी आएगी इसको खत्म नहीं करेगी, तो उस ये मतलब कोई बहुत ज्यादा इससे अब ये न्यू नॉर्मल होने जा रहा है कि अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हैं तो आपको राशन मिलेगा, पहले भी मिलता था। एक बात जान लीजिए, ये जो कहा जाता है कि वो सिर्फ एक टोकन मनी थी, 1 रुपए में चावल दे देते थे, वो कहने को, ताकि बेवजह ना कोई खरीदे, कि आप हम्म। मुफ्त में लेके बेच रहे हैं, जैसे इस समय हो रहा है कि परिवार में 5 लोग हैं, आपने 25 किलो ले लिया और बेच लिया आधा। ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये अगर आप फील्ड में जाती हैं तो इसको देखिएगा। और जी। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं है वो भी ले रहे हैं, जिसमें बहुत बड़े स्तर पे घपला भी हो रहा है। चुनाव से पहले इंडिया वर्सेस भारत की जंग शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देखते हो? ये जबरदस्ती की जंग है, क्योंकि विपक्ष मजबूत नजर आने लगा है पहले के मुकाबले, और उसने अपना नाम इंडिया रखा है। तो ऐसा तो खैर उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसे लाल साड़ को लाल कपड़ा दिखा दिया जाए, उस तरह भड़के हुए हैं इंडिया से, और अब वो इंडिया के ही खिलाफ बोलने लगे हैं। अरे, इंडिया भी उतना ही पुराना है जितना भारत, बल्कि कई मामलों में इंडिया ज्यादा पुराना है। अब इनके मंत्री लोग कहने लगे कि इंडिया जो है वो उपनिवेश और अंग्रेजों का दिया हुआ वो है, ये गलत है। इंडिया तो प्रधानमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को इस पर बयान देने से मना कर दिया है। पहले तो 3-4 दिन टेस्ट कर लिया ना उन्होंने, और अभी भी उनके तमाम मंत्रियों ने, और जब बना था इंडिया तो खुद प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि इंडिया तो इंडियन मुजाहिदीन में भी है, ये भी है, कितने आतंकवादी संगठनों से जोड़ा था उन्होंने, और अब मना कर दिया इसलिए कि ये उल्टा पड़ने जा रहा है। इनके मंत्री कह रहे हैं कि वो जो है अंग्रेजों की देन है, उन्हें पता ही नहीं है कि मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में यूनान का राजदूत था, उसने किताब लिखी, उसका नाम इंडिका है। और इंडिया शब्द इंडस वैली सिविलाइजेशन से, इंडस नदी से आया है, उसका कोई लेना देना अंग्रेजों से नहीं है। जब इंडिया में अंग्रेज आए उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी, यानी इंडिया पहले से था। भारत जो है वो अशोक के समय तक भारत कोई शब्द ही नहीं था, जम्बू द्वीप उनके सभी शिलालेखों में है। भारत उनको कहते थे जो भरत कबीले के लोग थे, भरत जन इस देश में हुआ करते थे, तो भरत कबीले के लोगों को भारत कहा जाता था। तो भारत, और बाद में राजा भरत के शासन को जोड़ा गया है, तो भाई वो तो बड़े छोटे से हिस्से में था। आज दक्षिण भारत भी हमारे साथ है, नॉर्थ ईस्ट भी है। तो एक इस तरह के विवाद पैदा करना, इसमें जब हमारी संविधान सभा बहस कर चुकी है और उस समय तय कर दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत दोनों हमारा नाम है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, बेवजह की बहस। अब बहस की बात हो रही है तो मैं मुलायम सिंह यादव जी का नाम लूंगी। 2004 में तो वो इस नाम को बदलने को लेकर बाकायदा एक प्रस्ताव भी लेकर आ गए थे। उस वक्त आप ब्यूरो चीफ थे, लखनऊ में ही थे, और क्या हुआ था कुछ उस वक्त की चीज हमको बताएं। देखिए, ये तो स्पष्ट है कि वो जब लाए थे, वो डॉक्टर लोहिया के शिष्य हैं, मतलब मानते हैं, मानते रहे, अब तो दोनों लोग इस दुनिया में नहीं।
तो वो हिंदी के बड़े प्रबल समर्थक थे। तो जब उन्होंने ये प्रस्ताव वो लाए तो इसी सेंस में उन्होंने कहा, उनको ये गलत जानकारी थी कि इंडिया शब्द अंग्रेजों ने दिया, मेरा ख्याल है किसी भ्रम में उन्होंने ये बात कही होगी। तो वो इनके छद्म को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इस तरह की बातें वो करते थे। और उसका नतीजा क्या हुआ, जिस दिन वो आया प्रस्ताव, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था और वो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित हुआ है। केवल रखा नहीं गया, वो बिल नहीं था, वो प्रस्ताव था और वो अच्छा। प्रस्ताव पारित हुआ है वहां से। और प्रस्ताव पारित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वॉकआउट कर दिया। तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको आईना दिखाने के लिए उन्होंने किया था, क्योंकि उस समय केंद्र में भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो ऐसा तो है नहीं कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने तो नहीं कहा हम इंडिया नाम बदलेंगे। तो उन्होंने सिर्फ इनको आईना दिखाया था और ये प्रस्ताव पारित किया था और भारतीय जनता पार्टी का ये छद्म उजागर हुआ था, सीधी सी बात। जी अच्छा, मतलब उस वक्त बीजेपी ने वॉकआउट किया था और आज की जी डेट जी में इसी पे बहस छिड़ी हुई है। जी जी बिल्कुल। पंकज जी, एक लास्ट सवाल है, मायावती पे फिर से हम आएंगे। मायावती जी तो फिलहाल अभी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक आरोप मायावती पे लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। और ये भी रहा है कि मायावती ने जिस तरीके विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उनका जो वोट रहा है वो उनके बैकफुट होने की वजह से बीजेपी की तरफ खिसक गया है। तो कहीं मायावती 2024 में यही करते करते बीजेपी को ना फायदा पहुंचा दें। देखिए, हम लोगों को इस तरह से मतलब अंदेशों से क्या बात करना। वो जो करती है वो सोच समझ के करती हैं। भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में अगर किसी से डरी थी तो वो बहुजन समाज पार्टी से डरी थी और समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन हुआ था उससे डरी थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उसके साथ साथ एक वैचारिक अभियान भी उनका था। जो इनका धार्मिक अभियान है उसमें ये सवाल उठा था कि भाई उस धर्म में दलितों और पिछड़ों के साथ क्या सलूक हुआ, या क्या जो धर्मशास्त्र है उनके लिए क्या कहते हैं। ये तमाम सवाल उठाकर ही बहुजन समाज पार्टी बहुत आगे बढ़ी थी और बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर 3-3 बार सरकार बनाकर वो अपनी विचारधारा को पीछे रखा। और ये भी सच है कि इस समय उन्होंने एक निष्क्रिय रोल उत्तर प्रदेश में एक तरह से वो निभा रही है। लेकिन ये भी सच है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ज्यादा धरना आंदोलन प्रदर्शन की पार्टी कभी नहीं रही और उनका एक निश्चित वोट बैंक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो कल क्या करेंगी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हैं, जिसकी संभावना मुझे नहीं दिखती, क्योंकि विचारधारा दोनों की बिल्कुल भिन्न है। अगर वो चली जाएंगी तो फिर उनके लिए कोई राजनीतिक रूप से उनका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा, कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी मायावती जी इतनी जल्दी अपनी प्रासंगिकता खत्म करेंगी। तो वो कोई रास्ता जरूर सोच रही होंगी, खोज रही होंगी, क्योंकि देखिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा नेतृत्व है इससे लड़ना भी आसान नहीं है। ये तरह से ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर और तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग करता है, वो कोई छुपी बात नहीं है। तो अब मायावती जी उसमें क्या रास्ता लेती हैं, इसमें पूरे देश को देखना है कि संविधान, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया संविधान खतरे में है, तो फिर मायावती जी, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगाने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है, वो क्या करती हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। अभी आपने बोला था कि मायावती जी की जो पार्टी है वो बीएसपी, आखिरी वो सवाल कोई था भी आपका, आंदोलन और प्रदर्शन वो वाली नहीं आखिरी रही है। सवाल था आपका। नहीं नहीं, बस ये क्लियर, यही वाइंड अप करती हूँ। आपने जैसे बोला कि मायावती की पार्टी कभी भी आंदोलन और प्रदर्शन की पार्टी नहीं रही है, लेकिन हम जो मौजूदा कुछ चीजें अगर ध्यान दें, जैसे आकाश आनंद को वो आगे बढ़ा रही है, तो आकाश आनंद प्रदर्शनों में भी शामिल होते हुए दिख रहे हैं और उनको मायावती का उत्तराधिकारी के तौर पे भी देख रहे हैं। तो बीजेपी क्या अपना स्टैंड चेंज कर रही है, अपनी पुरानी आइडियोलॉजी से थोड़ा साइड हट के कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रही है? बीजेपी या बीएसपी? बीएसपी। नहीं नहीं, बीएसपी की आइडियोलॉजी तो बहुत स्पष्ट रही है। उस आइडियोलॉजी पे वो, लेकिन वो चली नहीं, उसने स्थगित कर दिया, वो पीछे चली गई या रुक गई, किन रणनीतियों की वजह से ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना सच है कि सत्ता पाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गई और 3 बार सरकार उन्होंने बनाई। ये भी सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने समर्थन लिया, उसे दिया नहीं, ये भी सच बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह जाना तो उनके लिए आसान नहीं है। और ये भी सच है कि आकाश आनंद जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, उनको उनका उत्तराधिकारी माना जाता है। और बहुजन आंदोलन, अब जो तमाम छोटी छोटी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जो जातियों तक सिमटी हुई हैं,
उसमें ज्यादातर इसी बहुजन समाज पार्टी से निकले हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हों, चाहे वो अपना दल के लोग रहे हों। सोनेलाल पटेल जब इस दुनिया में नहीं है, वो भी कभी भारतीय जनता पार्टी में ही थे, माफ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी में ही थे। तो इस तरह की जितनी जो जाति आधारित पार्टियां हैं, वो बहुजन आंदोलन से ही निकली हुई हैं। एक जमाने में ये माना जाता था कि पूरा बहुजन आंदोलन 85% जो जातियां हैं, जो उत्पीड़ित जातियां हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए है, लेकिन उस मोर्चे पर जाहिर है बहुजन समाज पार्टी विफल हुई और छोटे छोटे दल बने, छोटे छोटे जातियों के अपनी पार्टियां बन गई। तो बहुजन आंदोलन को इससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन जो मूल विचारधारा है, जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा या सवाल है, वो तो अभी बने हुए हैं, और वो कब किस तरह से दोबारा प्रासंगिक हो जाए कहा नहीं जा सकता। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो ये थे जी हमारे बहुत। साथ पंकज श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार। तमाम मुद्दों पे बात हुई है और इसी तरीके के तमाम अपडेट्स देखते रहने के लिए आप एबीपी गंगा पर बने रहें। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।